Good morning, everyone. Today we'll continue our chapter, second chapter. Okay, a closer look the चोलास. ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा चोल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर को देख सकते हैं, ये इसने चोलास का पूरा एक एरिया दिखा रखा है कहाँ पर को था. ठीक है, अगर बात करें, अगर थोड़ा सा डीप बात करें तो यहाँ पर को इस हिस्से में आपका यहाँ पर को चोल थे. ठीक है, इसके नीचे आप पांड्य देख सकते हैं. यहाँ ऊपर बेसिकली पल्लव थे. ठीक है, ये हिस्सा पल्लव का था. ठीक है, तो जो चोल थे बेसिकली वो पल्लवों के ही पहले सामंत थे. सामंत कहने का मतलब क्या था कि उन्हीं के लिए मिलिट्री फोर्स देते थे. लेकिन फिर बाद में आपका एक विजयालय नाम के आदमी ने क्या किया, थोड़ा सा एक कोशिश करी और पल्लवों से दूर होके अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया खुद का. ठीक है, ओके, तो बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको. फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर. ठीक है, तो उरैयूर इसलिए कहा जा रहा है कि उनका जो नेटिव प्लेस था, जो मेन प्लेस था चोलास का, वो क्या था, उरैयूर. फिर उन्होंने क्या किया, तंजावुर पे इन्होंने क्या बनाई, अपनी जो इनिशियल कैपिटल थी उन्होंने तंजावुर बनाई. बेसिकली तंजावुर भी इन्होंने, जो पांडे हैं, जो नीचे हमने कहा ना कि ऊपर पे कौन था, चोल के ऊपर पे थे आपके पल्लव और चोल के नीचे कौन थे, पांडे. तो इन्होंने जो तंजौर था वो भी किससे जीता था, पांडे से जीता था. और वहीं पर को फिर अब एक मंदिर भी बनाया था दुर्गा का, निशुम्भसूदिनी करके एक टेम्पल की बात शायद यहाँ पर करेगा. ठीक है, तो बात करते हैं, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. A minor chief family known as the Muttariyar held power in the Kaveri Delta. ओके, कावेरी डेल्टा. डेल्टा क्या होता है भाई, डेल्टा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, डेल्टा जिस बेसिकली क्या है कि जैसे एक रिवर आ रही है. ठीक है, अब ये पहले, अब ऊपर से आ रही है धीरे धीरे, तो इस पूरे स्पीड में आ रही है. लेकिन एक समय आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और कम कब हो जाएगी, जब ये एक प्लेन एरिया में पहुंचेगी. और जैसे ही कम हो जाएगी तो इसकी फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज में. जैसे बन जाएगी ना, आपने देखा होगा जब आप पानी फेंकते हैं तो क्या होता है, पहले पानी पूरी स्पीड से जाता है, फिर आगे जाके जब स्पीड कम हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है. तो फिर यही जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इनके बीच का जो हिस्सा है, जो गैप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा. ओके, आगे बढ़ेंगे. दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम. ठीक है, ये जो चोल थे सबसे पहले किसके सबऑर्डिनेट थे, सामंत थे आपके पल्लव के. ठीक है, पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम. कांचीपुरम पल्लव की कैपिटल हुआ करती थी कभी. विजयालय, हु बिलोंग्ड टू द एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर, captured the delta from the Muttariyar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple for goddess Nisambasudini temple. Okay, तो इसने क्या किया आपका, आ, बाद में धीरे धीरे, पहले विजयालय ने क्या किया, ये आपका मेनली विजयालय कौन था, आप कह सकते हो चोल डायनेस्टी का कौन था, फाउंडर कह सकते हो. ठीक है, बेसिकली जो रियल, इसको रियल फाउंडर नहीं कहा जाता. हालांकि फाउंडेशन तो इसी ने डाली विजय चोल डायनेस्टी की. लेकिन आपका जो रियल फाउंडर हम कहते हैं उसको राजराज वन को कहते हैं. ठीक है, क्योंकि राजराज वन इसका सबसे बेहतरीन एक रूलर माना जाता है चोल डायनेस्टी का. ठीक है, तो हुआ कि आपका विजयालय ने पहले आपका इस चोल वंश का क्या किया, चोल डायनेस्टी का फाउंडर किया उसने. पहले ये किसके अंडर पे थे, पल्लव के
सबॉर्डिनेट थे. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. Vijayalai, who belonged to the ancient chief family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttariyar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple for goddess Nisambusudini there. तो उसने क्या किया, तंजावुर पे क्या किया, कैप्चर किया. तंजावुर आपका हमने बात करी थी, तंजावुर किसके अंदर पे था, आपका पांड्य से था. ठीक है, पांड्य के अंदर था. उनसे आपका तंजौर को छीना और वहाँ क्या बनाया, एक दुर्गा टेम्पल बनाया, जिसको क्या कहते हैं, निसंबुसुदिनी टेम्पल कहते हैं. ठीक है. द सक्सेस ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and the kingdom grew in the size and power. The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. Okay. तो विजयालय ने क्या किया, आपका उसके पड़ोसी में कौन थे, पांड्यन और पल्लव थे. बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह का फिनोमिना था. ठीक है, यहाँ पर वो आपके पल्लव थे, बीच में चोल और नीचे पे इस तरह से पांड्य मान के चलिए. ठीक है, तो अब ऑब्वियस था कि ये जो बीच में चोल है, इसने क्या करना है, यहाँ भी फाइट करनी है और यहाँ भी फाइट करनी है. तो इसने ऊपर, और क्योंकि चोल तो थे ही आपके पहले, क्या किसके, पल्लव के ही क्या थे, सबॉर्डिनेट थे, तो उनके साथ तो फाइट होनी थी. और नीचे अपने को एक्सपेंड करने के लिए नीचे पांडे के साथ भी उसने क्या करना था, फाइट करनी ही पड़ती थी. ओके. द सक्सेसर ऑफ विजयालय कंक्वर्ड द नेबरिंग रीजन्स. तो जो सक्सेसर थे विजयालय के, लाइक राजवन की बात करी, राजेंद्र प्रथम की बात करी, इन लोगों ने क्या किया, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए पांडव और पल्लव की टेरिटरीज में क्या करने लगे, उसको भी अटैक करके वहाँ को भी अपना रीजन बढ़ाने लगे. ठीक है. राजराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. ठीक है, राजराज वन को ही आपका क्या भी कहा जाता है, रियल फाउंडर भी कहा जाता है. इस बात को आपने याद रखना है, एक फैक्ट है. बेसिकली फाउंडर विजयालय है, लेकिन जो रियल फाउंडर है उसको हम कौन कहते हैं, राजराज वन कहते हैं. ठीक है. राजराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Rajraj's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka, and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. तो राजराज वन, जिसको हमने कहा कि आपका मेन रूलर, मोस्ट पावरफुल रूलर कह सकते हो, रियल फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी कह सकते हो. ठीक है, तो उसने क्या किया, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन सही किया, और सारे पांड्य थे, जो पल्लव थे, उनको भी एक वहाँ भी अपने को एक्सपेंड किया, श्रीलंका तक एक्सपेंड किया. ठीक है. जो उसका बेटा आया फिर राजेंद्र वन. ठीक है, राजराज सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसी. उसने भी उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा. ओके. साउथ ईस्ट एशिया में श्रीलंका तक. सिंहल, आप याद है, सिंहल करके कभी कभी नाम आता है, तो सिंहल अगर नाम आ रहा है तो श्रीलंका की बात हो रही है. ठीक है. तो बेसिकली अब थोड़ा सा अगर मैं आपको चोल डायनेस्टी के बारे में हल्का सा और जानकारी दूं, तो हमने ये बात करी पहले, उनकी जो कैपिटल थी वो आपकी तंजावुर थी. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बाद में एक राजराज वन ने उसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया. एक जगह है गंगईकोंड चोलपुरम करके, तो उसको अपनी कैपिटल बनाया. ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम को. ठीक है. ओके. ओके. और जो आपका चोल डायनेस्टी थी, वहाँ पर आपका बेसिकली 4 लैंग्वेज बोली जाती थी. देयर वर 4 लैंग्वेज दे यूजली स्पीक, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड संस्कृत. ओके. इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे कि बेसिकली वहाँ 4 लैंग्वेजेस यूज़ कर दी जाती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और चोल. ठीक है. अब इस बात का आप सीधे सीधे मतलब ही निकाल सकते हैं कि चोल डायनेस्टी इतनी उसका एक्सपेंड हो गया था कि जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जहाँ जहाँ ही रहते थे. कन्नड़ की बात करें हम, आपका कर्नाटका वाला एरिया. ठीक है. और तेलुगु बात करें आंध्र प्रदेश, यानी कि वो तो वहाँ पर था ही था. ठीक है. नीचे तमिल की बात करें तो नीचे तमिलनाडु. तो इसका मतलब पूरा आपका एक्सपेंड हो गया था एरिया, तो इस वजह से
हर भाषा के लोग वहाँ पर को मिल जाते हैं। बेसिकली 4 लैंग्वेज, ओके, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड संस्कृत। ओके, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब यहाँ पर को मेनली एक काम ये भी हो रहा था इस चोल डायनेस्टी के इस समय पर, इससे पहले से भी हो रहा था। बेसिकली यहाँ पर को बहुत ज़्यादा लेवल पे गया, टेम्पल्स बनने बहुत ज़्यादा शुरू हुए। आप अगर देखेंगे साउथ इंडिया में तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिखेंगे, ठीक है। तो वो इसी समय पर को बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे थे। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगे कोंड चोलपुरम, ये जो मैंने अभी बात करी गंगे कोंड चोलपुरम, ये आपकी गंगे कोंड चोलपुरम ये आपकी बाद में कैपिटल बनी, ठीक है। पहले जो इनिशियल कैपिटल थी वो क्या थी आपकी तंजावुर, बाद में फिर गंगे कोंड चोलपुरम किसने बनाई, राजराज वन ने बनाई, ठीक है। Built by Rajraj and Rajendra are architectural and sculptural marvels. Okay. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. तो यहाँ पर कुछ टेम्पल्स तो बहुत बन रहे थे, राजराज वन ने बनाया, राजेंद्र ने बनाया, ठीक है, टेम्पल्स बनाए। और लेकिन एक खास बात ये थी कि जो टेम्पल्स बन रहे थे वो सिर्फ सिर्फ टेम्पल नहीं थे, मतलब उनका अपना ही क्राफ्ट प्रोडक्शन था। क्योंकि क्या हुआ, जब पहले टेम्पल्स बनने शुरू हुए तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस था, ठीक है, वहाँ पर को टेम्पल्स बने बने बने, और फिर धीरे धीरे कहते हैं ऑब्वियस था, फिर टेम्पल्स में बहुत सारा मोनेटाइजेशन भी था, मैंने मॉनेटरी भी उनके पास थी, पैसा भी खूब सारा उनके पास हो जाता था, क्योंकि लोग क्या करते थे वहाँ पैसा देते थे, ठीक है, गोल्ड चढ़ाते थे। तो ऑब्वियस था धीरे धीरे उनके पास पैसा होते गया, जो मंदिर के आपके पुजारी कह सकते हो एक तरह के, ठीक है, खूब सारा पैसा होते गया, तो उन्होंने अब उस पैसे को क्या करना शुरू किया, एक तरह के बिजनेस में भी लगाना शुरू किया ताकि प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं थे, इन्होंने आपका एक तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन भी शुरू किया था, ठीक है। टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज बाई अदर्स। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who work at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship; they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो जो बात मैंने करी कि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं थे, उनके उस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक तरह से इकोनॉमिक प्लेस भी कह सकते हो आप उसको, सोशल कल्चरल लाइफ सब उसमें चल रहा था, ठीक है। कल्चरल भी है, सोशल भी, इकोनॉमिक भी है, क्योंकि उन्होंने अपने उसी पैसे से बिजनेस भी शुरू कर दिया था, ठीक है। और कई लोगों को उन्होंने क्या किया था, एक तरह से कंजर्व भी कर रखा था, ठीक है। कस्टोडियन भी थे, कस्टोडियन मतलब बेसिकली संरक्षक भी थे, म्यूजिशियंस हैं आपका, ठीक है, प्रीस्ट हैं। और यहाँ पर को आप एक मंदिर देख सकते हैं, आप देखेंगे ना साउथ इंडिया का जो टेम्पल है और नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, काफ़ी अंतर आप देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से लाइक जो स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स की तरह आप इसका ये टॉप मॉडल देख सकते हैं। यहाँ से जब आप ऊपर को जाएंगे तो एक स्टेयर्स वाला आपको वो दिखेगा, पैटर्न दिखेगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स देखें तो आपको एक लाइक एक वो तो क्या बोलते हैं उसको, गुम्बद, व्हाट वी कॉल दैट, कुछ इस तरह से नहीं बने रहते मंदिर, ये कुछ इस तरह से बने रहते हैं ऊपर पे, फिर ऐसे आता है, ठीक है। तो और यहाँ आपको लाइक स्टेयर्स मिलेंगी। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वहाँ अलग स्टाइल पे था टेम्पल्स, और नॉर्थ इंडिया में अलग स्टाइल था। अगर स्टाइल की बात करूँ मैं तो यहाँ जो साउथ में चलता है उसको द्रविडियन स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ द्रविडियन स्टाइल पे ही चलता था। और अगर हम बात करें अपने नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वहाँ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर तीन तरह के स्टाइल डेवलप हुए थे, ठीक है। एक हम बेसर स्टाइल कहते हैं, एक को नागर स्टाइल, और आपका और एक क्या, द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो द्रविडियन स्टाइल की हमने बात करी, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल आपका कहाँ मिलता है, आपको साउथ में, ऐसी बेसर स्टाइल और नागर स्टाइल, ठीक है।
तो जो नागर स्टाइल है वो आपको नॉर्थन इंडिया में, जो हमने इस वाली बात करी कि इस तरह से आपको टेम्पल मिलते हैं, एक ऊपर से ना बिल्कुल गोल टाइप का बने रहता है, हेमिस्फेरिकल सॉरी स्पेरिकल टाइप का, तो दैट इज कॉल्ड नागर स्टाइल। ठीक है, वो आपका इंडिया नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलता है। और द्रविडियन स्टाइल जो द्रविड़ नीचे साउथ इंडिया में चलता है। और जो बेसर स्टाइल की मैंने बात करी, बेसर स्टाइल वो आपका नागर और द्रविडियन स्टाइल का क्या है, मिक्सचर है एक तरह का। तो जो नीचे साउथ में जितने भी आपको टेम्पल्स दिखेंगे वो आपके किस तरह के हैं, इस टाइप के, ये स्टेयर्स की तरह के आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ जितने भी पल्लव, चोल, पांड्य, इन्होंने जितने भी चालुक्य, इन्होंने जितने भी टेम्पल्स बनाए वो सारे द्रविडियन स्टाइल में ही बनाए। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पर कोई बताऊँ, ये जो आपका इसका जो टॉप है, टॉप मोस्ट, इसको यहाँ पर क्या कहते थे, विमान कहा जाता है यहाँ। ठीक है, द्रविडियन में इसको विमान कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। आगे बात करें, amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. तो यहाँ पर को थोड़ा सा जो आपका हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, ये आपकी ज़्यादा जो स्कल्पचर कह सकते हो आप, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ज़्यादा उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे था। ठीक है, तो यहाँ पर को जो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो कंसिडर्ड अमंग दी फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। लाइक इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर को इसने दे रखा है। ठीक है, इस तरह के क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी बनाया करते थे। ठीक है, ये भी काफ़ी वहाँ पर फेमस थे। ठीक है, बात करें अगर while most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. Okay, तो कभी कभी आपका बेसिकली जैसे भगवान की मूर्ति बन गई। ठीक है, इस टाइप की मूर्ति बनाते थे, स्कल्पचर बनते थे। कभी कभी फिर एक तरह के आप कह सकते हो कि वो भक्त होते हैं ना, डिवोटीज मीन्स एक तरह के भक्त जिनको हम कहते हैं, उनकी भी यहाँ पर को आप इमेजेस देख सकते हो, स्कल्पचर देख सकते हो। वैसे तो बेसिक डाइटीज मतलब मीन्स देवी देवताओं की बनाते थे, लेकिन कभी कभी आपको इनको डिवोटीज की यहाँ पर भी मिलती हैं। ठीक है, बात करें अगर एग्रीकल्चर और इरिगेशन की, तो many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from these channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. तो मेन था कि जो आपको मैंने कावेरी के बारे में बताया, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव सीरीज बन गई। तो यहाँ पर जो आपका मिट्टी ये छोड़ती है, ठीक है, तो ये बड़ी फर्टाइल मीन्स जो हम जलोढ़ बोलते हैं ना, तो वो वाली मिट्टी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल फर्टाइल जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो वो ज़्यादा यहाँ पर को मिलती है। तो उसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर भी बहुत सही लेवल पे एग्रीकल्चर भी होता है। लाइक आपका कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस कह सकते हो। ठीक है, वाटर फ्रॉम दिस चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। बेसिकली तो खैर इसमें अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे आपको इनके वो मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं करते थे, ठीक है, राइस ही नहीं था, और बाकी चीज़ें भी कल्टीवेट करते थे। ठीक है, although agriculture had developed earlier in the other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed. Carry water to the fields. In many areas, two crops were grown in a year. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember, the irrigation works require planning, organizing labor and resource, maintaining these works, and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers, as well as people living in villages,
took an active interest in these activities. बेसिकली यहाँ का जो आपका इरिगेशन वाला पार्ट था वो काफ़ी आपको एक अच्छा, इसमें भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। इनको इनके पास वेल्स थे, टैंक्स थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका यूज़ करते थे। इवन इतना अच्छा एक इरिगेशन का इनके पास पैटर्न था कि ये एक ही साल 2 क्रॉप्स ग्रोन इन एक 1 ईयर, एक ही साल में क्या करते थे, 2 तरह की क्रॉप्स भी उगाते थे। और आपके पास आर्टिफिशियली मींस लाइक इन्होंने नहर कहते हैं ना, कैनाल वगैरह बनवाई थी, तो उससे ये सीधे इरिगेशन कर लेते थे। रेन वाटर था, उससे भी उसको कलेक्ट करके उसको सेव करके उससे भी इरिगेशन करते थे। तो बेसिकली कहेंगे तो कि चोल डायनेस्टी का अगर आप एडमिशन देखें, वहाँ का एग्रीकल्चर देखें, इरिगेशन देखें, तो सब कुछ आपको वहाँ का बहुत बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी और भी बातें करें, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे चोलास के बारे में, ठीक है। यहाँ पर को हमने जितनी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करी है उन सब को आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे साथ में, ओके। तो बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। थैंक यू।